Today is Monday, the 17th of आज August. सोमवार A 17 lot is अगस्त going है। on in the world दुनिया में because बहुत कुछ चल रहा MOU है that क्योंकि was डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जो executed, एमओयू हुआ signed था, between जिस Donald पर Trump हस्ताक्षर हुए and थे और जिसमें Iran, पाकिस्तान mediated के by फील्ड Pakistan, मार्शल Field आसिम Marshal मुनीर ने Asim Munir, मध्यस्थता की थी, उसे हर and कोई इस everybody संघर्ष believed के it was अंत की the beginning शुरुआत of the मान end रहा of था। this conflict, has लेकिन वह actually समझौता come to खुद an ही end by खत्म हो itself गया है और with ट्रंप ने परमाणु Trump हथियारों के threatening to इस्तेमाल की use धमकी दी nuclear है। weapons. Now, अब ये that भयानक खबर horrible दो news has विश्वसनीय been स्रोतों sourced से from आई two है। credible उनमें sources, से एक one है of them being जॉइंट the चीफ्स chief of के staff, चीफ ऑफ स्टाफ श्री कैन Joint और Chiefs, दूसरी है मार्जरी टेलर Mr. ग्रीन। Kane, and the other being Marjorie Taylor Greene. So, to make sense of all of that, we तो इन are सारी बातों को delighted, समझने के we are लिए honored हमें to खुशी have है और one सम्मान of की our बात है कि senior हमारे वरिष्ठ contributors, योगदानकर्ताओं में से एक Alex एलेक्स Grainer क्रेनर here, यहाँ हमारे who साथ हैं। has kindly agreed उन्होंने to कृपया बीच appear कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दी है midstream क्योंकि because आज this is उनका not his नियमित दिन regular नहीं है day, और वे आपको अपने विचार and देंगे। give you his ये thoughts. ट्रांजिशन This is प्रोटोकॉल है। हम आपके लिए वो खबरें लाते हैं जो सत्य के we नीचे bring you the खबरों को news that चलाती हैं, drives the ऐसी news कवरेज beneath जो किसी the और को surface, दिखाई नहीं coverage देती। that हमें nobody दिखाई else देती sees. है We क्योंकि see हमारे because पास we are गहरे स्रोत deeply हैं sourced, और हमें सम्मान and we है are कि honored दुनिया that भर के लोग हमें देखते people हैं from और all over the बढ़ती world संख्या में watch देख रहे us हैं। and are तो अगर आपको encouraging हमारा our काम growing पसंद है numbers. तो कृपया If you like लाइक what और we are सब्सक्राइब doing, बटन hit दबाइए। the like सबस्टैक पर subscribe जाइए button. उसी नाम से। Go to Substack, $5 महीने में same पेड day मेंबर become a बनिए paid और हम member ये for सब हफ्ते में $5 a 2 month, बार आपके मेल बॉक्स and में we will पहुंचाएंगे। deliver all of this एलेक्स शुरू कीजिए। inside your mailbox twice a week. Go ahead, Alex. Well, unfortunately, I cannot say that I'm surprised because we've खैर, already heard. दुर्भाग्य से मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे हैरानी हुई है, क्योंकि हम पहले ही ऐसी खबरें सुन चुके हैं। उन्हें अपुष्ट खबरें कह सकते हैं कि ट्रंप अपने सैन्य अधिकारियों से बम गिराने के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें मना कर दिया गया था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि उनके पास विकल्प खत्म हो चुके हैं और वे हार चुके हैं, और शायद उस हार को पलटने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह होगा ईरान के खिलाफ परमाणु हमला करना। तो इस बात पर चर्चा हो रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताने वाली खबर है, और ये अमेरिका इजराइल धुरी के लिए बहुत नकारात्मक दिखता है। इससे ये भी पता चलता है कि ईरान ने वास्तव में अमेरिका पर एक रणनीतिक जीत हासिल की है। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध कल ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। But it does mean that the United States is out of options. And I think that another piece of almost equally relevant. और मुझे लगता है कि लगभग उतनी ही अहम एक और खबर ये रही है कि अमेरिकी सैनिकों का मनोबल बहुत नीचे है। उनके हथियारों और जहाज़ों की हालत बहुत खराब बताई जा रही है, और ये भी कि अमेरिकी सैनिकों को साफ तौर पर लगता है कि उन्हें इजराइल के लिए युद्ध में भेजा जा रहा है। इसका अमेरिका से, अमेरिकी हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है जिसके लिए उन्होंने भर्ती ली थी, और मुझे लगता है कि इससे उन सारी बातों को परखना ज़रूरी हो जाता है जो लोग लगभग आदतन कहते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, दुनिया की सबसे महान नौसेना, वगैरह वगैरह। अगर आपके सैनिक युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते, अगर उन्हें मिशन पर भरोसा ही नहीं है, तो आपके पास बस एक भीगा हुआ नूडल है, और अगर आप भीगे हुए नूडल को धकेल रहे हैं तो sit to that's more remedy. Is a wet noodle, and if you're pushing on a wet noodle, it doesn't do much. Well, Alex, that is in खैर fact एलेक्स, confirmed ये news, वास्तव में and पक्की everything that खबर you है, have said is in और fact आपने जो true. कुछ कहा है वो वास्तव में As सच है। our जैसा कि दुनिया भर से हमें देखने वाले हमारे लोग जानते हैं, ईरान के बारे में हमें गहरी जानकारी है। दरअसल ईरान के कुछ बहुत प्रभावशाली हलकों तक भी हमारी पहुंच है, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी हमें गहरी जानकारी है। उसी के चलते हमें पूरे क्षेत्र की भी समझ है, और निश्चित रूप से हमारे सहयोगी सदस्य और संस्थापक सदस्य लैरी जॉनसन जैसे सैन्य पर्यवेक्षकों के जरिए हमें अमेरिकी सेना के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए ईरान से शुरुआत करते हैं। हमने इस चैनल पर इस बारे में रिपोर्ट किया है और हमें अपनी उस रिपोर्टिंग पर पूरा भरोसा है। और दरअसल मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से बात की है जो इसके बारे में जानते हैं। आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामेनी अब उस रिटायरमेंट से बाहर आए हैं जो उन पर मजबूरन थोपा गया था।
इसकी वजह वे चोटें थीं जो उन्हें एक अचानक हुए हमले में लगी थीं। उस हमले में उनके पिता मारे गए, उनकी पत्नी मारी गईं, उनकी बेटी मारी गई और बहुत से दूसरे लोग भी मारे गए। अब वे कहें तो ठीक होकर फिर सामने आए हैं। उनकी सेहत लौट आई है, उनकी ताकत लौट आई है और सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो सबसे अहम काम किया, वास्तव में पहला अहम कदम, वह था ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जिसे IRGC में गहरा सम्मान हासिल है और ईरान के पूरे नागरिक प्रशासन में भी बहुत सम्मान मिलता है। मोहसिन रजाई, जनरल मोहसिन रजाई, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। और मोहसिन रजाई मुज्तबा खामेनी की ही सोच रखते हैं। मोहसिन रजाई ने सत्ता के पद पर वापस आने के बाद अपनी शुरुआती बैठकों में से एक पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से की। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बहुत करीबी सहयोगी हैं। मोहसिन नकवी का संबंध साजिद नकवी यानी अल्लामा साजिद नकवी से है, जो पाकिस्तान के शिया हलकों में लगभग एक आयतुल्लाह जैसे हैं, 4 करोड़ लोगों के बीच। उनका उस व्यक्ति से रिश्ता है और ईरान में उनका बहुत गहरा सम्मान है। इसलिए शुरुआती बैठकों में से एक मोहसिन रजाई और मोहसिन नकवी के बीच हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान और ईरान, जैसा कि हम बार बार रिपोर्ट कर चुके हैं, बहुत करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत करीबी संबंध है। तो ट्रंप का ये सोचना और पाकिस्तान चीन का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें कोई सवाल नहीं है कि वो बस एक परमाणु बम फेंक सकते हैं और फिर उसे भूल सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस स्पष्ट आपराधिकता के साथ किया है जिसमें वे शामिल रहे हैं, और उसका पूरी दुनिया पर कोई हैरान कर देने वाला असर नहीं होगा। ये बात मेरी समझ से परे है और हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि उन्होंने इस पर जॉइंट चीफ्स के चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन के साथ चर्चा की थी। उन्होंने इस पर फिर से बात की और फिर मार्जरी टेलर ग्रीन कहती हैं कि ये बात अभी कुछ दिन पहले भी हुई जब वे कैंप डेविड में थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सचमुच हो सकता है? Do you see this actually happening? Forgive me, do I see them dropping a nuke? Yes. मिस्टर जी, क्या मुझे लगता है वे परमाणु बम गिराएंगे? हाँ, परमाणु बम। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरा मानना है कि मैं चौंक भी सकता हूँ। मुझे लगता है कि परमाणु बम गिराना न सिर्फ दुनिया नजरों में बल्कि अमेरिकी जनता की नज़रों में भी इतना पूरी तरह से अनुचित होगा कि वह ट्रंप प्रशासन के लिए सिर्फ राजनीतिक आत्महत्या से कहीं बढ़कर होगा। वह राजनीतिक और नैतिक आत्महत्या होगी, वह पश्चिम की नैतिक आत्महत्या होगी। और मेरा मानना है कि इससे पश्चिम में सिर्फ दरार नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है कि ये उसे टुकड़ों में बांट देगा और सारे गठबंधनों को नष्ट कर देगा, क्योंकि इससे एकता की भावना खत्म हो जाएगी। साझा मूल्यों की ये सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। इससे पश्चिमी सरकारों की अपने लोगों की नजरों में वैधता खत्म हो जाएगी। और मेरा मानना है कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहिष्कृत देश बन जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ऐसा हुआ था जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे, लेकिन तब आप जानते हैं सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था। वहां जो भयावह हुआ उसके नतीजों को कह लीजिए नियंत्रित किया जा सकता था। आज ये संभव नहीं है और इसलिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बुरी, सबसे भद्दी और संभवतः अंतिम आत्महत्या होगी। यानी इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा कि कहा जाए, अरे हाँ, हम आजाद दुनिया के नेता हैं। खैर, आप जानते हैं हमें करना पड़ा। आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जाने बचाने के लिए बम गिराया था। बिल्कुल, क्योंकि अगर वे बम नहीं गिराते तो बहुत ज्यादा जानें जाती। मुझे नहीं लगता कि इस बार वे ऐसी कहानियां बेच पाते। और मेरा मानना है कि जाहिर है इससे दुनिया की सहानुभूति सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि ईरान के प्रतिरोध धुरी के लिए भी बहुत बढ़ जाती, क्योंकि इससे साफ हो जाता कि वे किसके सामने खड़े हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं
और क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं, ईरानियों में एक कहावत से मेसी अमेरिका महान शैतान है, और मुझे लॉर्ड को इस मामले में ट्रंप niet Russ en in the stroke. Trump would prove them completely correct in that. Well, according to our reporting, this is specific खैर, to हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल से जुड़ा एक खास मामला है। ईरान चीन या रूस या दोनों से और उत्तर कोरिया से मिली मिसाइल पर परमाणु उपकरण वास्तव में लगाने से बस कुछ दिन दूर है। कुछ ही दिन, सचमुच कुछ ही दिन। और उनके पास एक वैकल्पिक योजना भी है। दुनिया ने देखा है कि उनकी योजना असाधारण रूप से अच्छी तरह बनाई गई होती है। योजना के लिहाज से ये युद्ध पूरी तरह एकदम एसेंट तरीके से लड़मर। तो तो ईरान के पास जवाबी हमला करने और परमाणु बमों से लैस कई मिसाइलें दागने की पर्याप्त क्षमता बनी रहेगी, कम से कम 9। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल उस हमले से बच पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कई दूसरी जगहें भी ऐसे हमले से बच पाएंगी। इसलिए मैं हैरान हूं कि इस असभ्य आदमी को नियंत्रित करने के लिए कमरे में पर्याप्त समझदार लोग नहीं हैं। I think that the adults have been systematically मुझे लगता है कि प्रशासन से समझदार, अनुभवी लोगों को व्यवस्थित तरीके से बाहर कर दिया गया है। यही समस्या है। इसलिए वहां ऐसे लोग हैं जो शायद उन पदों के लिए योग्य नहीं हैं जिन पर वे बैठे हैं। और मुझे वे ऐसे लगते हैं जैसे हाई स्कूल के बदमाश बच्चों का कोई समूह हो, जिन्होंने बहुत बुरी तरह गड़बड़ कर दी है, जो अपनी भूल के नतीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो अब इस अपमानजनक हार के जबड़ों से किसी तरह जीत छीन लेने के लिए इतने बेताब हैं कि वे हर वह हद पार करते जा रहे हैं जो उन्हें नहीं पार करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये वास्तव में होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि उनके नीचे ऐसे लोगों की पूरी एक पदानुक्रमित व्यवस्था है जो सचमुच सक्षम है, जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और जो लगभग निश्चित रूप से कड़ा विरोध करेंगे। अगर ऐसा आदेश भी आ जाए कि हम ईरान के खिलाफ परमाणु बम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेना इसका विरोध करेगी और पलटकर दबाव डालेगी। हमने ऐसा पहले भी होते देखा है। मेरा ख्याल है कि 2024 में किसी समय बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू थे, लेकिन शायद दूसरे इजरायली अधिकारी थे, संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे। एक नहीं, ब्रिटिश थे, माफ कीजिए, ब्रिटिश थे। No, it was the British. I'm sorry, it was the British. It was Keir Starmer with his government that came to see. कीर स्टारमर अपनी सरकार के साथ व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मिलने गए थे, और वे रूस के अंदर मौजूद उन ठिकानों की सूची लेकर पहुंचे थे जिन पर वे चाहते थे कि अमेरिका लंबी दूरी के हथियारों से हमला करे। लेकिन सैन्य अधिकारियों ने कहा, माफ कीजिए, हम ये नहीं करेंगे, और पूरी योजना वहीं रोक दी गई। तो इसका एक मिसाल मौजूद है। सेना एक बहुत बड़ा तंत्र चलाती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन, महंगे सिस्टम, हथियार, सैनिक। इसे देन सब फॉर सक्षम लक्ष्य। आप हाई स्कूल के बदमाश बच्चों को डर सब चलेंगे टाइनी, इसलिए मेरी उम्मीद नहीं कि सुधारात्मक कदम न आए। That's where I hope that the corrective action will come from. Well, let's hope that happens. So, खैर, मेरा मतलब है उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। तो बेशक ये एक सकारात्मक संकेत है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए एलेक्स कि इन घटिया बच्चों को, हालांकि मैं उन्हें बच्चे नहीं कहूंगा, मैं उन्हें टॉडलर कहूंगा, आप जानते हैं, दुष्ट टॉडलर, अगर उन्हें रोक दिया जाता है तो ट्रंप इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं? So how does Trump get out of this mess? Zulfikar, I have to say, I don't think he does. I think there's no getting. जुल्फिकार, मुझे कहना होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता है कि इस गड़बड़ी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और सच कहूं तो मेरा ऐसा आभास है, मान लें कि अभी शुरुआती दिन है, लेकिन मेरा आभास है कि जो लोग वास्तव में सत्ता में हैं, वे पहले ही तय कर चुके हैं कि ट्रंप को पूरी तरह बदनाम करना है और फिर उन्हें बलि का बकरा बनाकर किनारे कर देना है। क्योंकि मैं ट्रंप के बारे में लगातार ज्यादा बातें और एक नैरेटिव सुन रहा हूं जिसमें उन्हें बहुत खराब, बहुत नकारात्मक रोशनी में दिखाया जा रहा है।
और हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक पूर्व आप कह सकते हैं इजरायली खुफिया एसेट का। उसका नाम युवाल अवीव है। और मैं आपके दर्शकों को ये सुनने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है ये डैनी जोन्स के पॉडकास्ट में था। ये 3 घंटे का है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और 2 बार सुनना चाहिए, क्योंकि वो ट्रंप के बारे में बहुत नकारात्मक है। लेकिन वो इस तरह नकारात्मक है क्योंकि आपको ध्यान सिर्फ लगता है तो फुर्ती है। जाहिर है उसे कुछ मालूम है, और मेरा मानना है कि ट्रंप को राजनीतिक कूड़ेदान के लिए तय कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा, ये रिपोर्टिंग, ये अफवाहें, ये जनसंपर्क अभियान आने वाले महीनों में शायद और तेजी पकड़ेगा। और कौन जानता है, शायद ट्रंप को आखिरकार बदनामी के साथ इस्तीफा तक देना पड़े। खैर, अगर ऐसा होता है तो बेशक वो जश्न मनाने का दिन होगा। एलेक्स, हमारे पहले के कार्यक्रमों में आपने गहरी समझ के साथ इस लंदन क्लब की बात की है, यानी कहें तो इस घातक क्लब की, इस दुष्ट क्लब की, जो अमेरिका और पश्चिम में होने वाली चीजों को नियंत्रित करता है। क्या इसका उससे संबंध है? लोगों ने फैसला कर लिया है, मेरा ऐसा मानना है। बस ये ठीक समझना बहुत मुश्किल है कि विभाजन की रेखाएं कहाँ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां 2 गुट हैं। शायद बिल्कुल सबसे ऊपर नहीं, लेकिन प्रबंधकीय स्तर पर 2 गुट हैं। और एक तो जाहिर है बहुत बड़ा जायोनी प्रोजेक्ट है, और वे सभी लोग जो उस पक्ष के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। लेकिन दूसरा गुट, मैं नहीं जानता कि उसे क्या कहूं। मैं उन्हें ट्रॉट्स्कीवादी कहता हूं, क्योंकि रूस को लेकर उनका जुनून कभी खत्म नहीं होता। वे एक दूसरे के पूरी तरह विरोध में नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बीच इस बात पर मतभेद है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता क्या है? इजराइल और ईरान, या यूक्रेन और रूस? Israel and Iran, or is it Ukraine and Russia? And so it seems to me that there's a मुझे ऐसा लगता है पर प्रमुख सबसे ऊपर नहीं, बल्कि प्रांतीय स्तर पर इस बात को लेकर मतभेद है कि नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि सारी कोशिशें यूक्रेन की मदद करने और रूस को तबाह करने पर केंद्रित हों, जबकि दूसरा गुट चाहता है कि सारी कोशिशें ईरान को तबाह करने और इजराइल की मदद करने पर केंद्रित हों। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों गुट सिटी ऑफ लंदन की वेदी पर प्रार्थना करते हैं और अलग अलग तरीकों से सिटी ऑफ लंदन के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं, और लगभग यह बताना भी संभव है कि कौन किस पक्ष में है, क्योंकि आप जानते हैं ओबामा, सुसन राइस, मार्क कार्नी, कई यूरोपीय नेता वगैरह जैसे लोग हैं जो ईरान के खिलाफ युद्ध से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, लेकिन जो किसी भी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस के खिलाफ युद्ध में घसीटना चाहते हैं। in any way possible into the war against Russia. And then obviously there's Trump and his cabinet. और फिर जाहिर है ट्रंप हैं, उनका कैबिनेट है, और अमेरिका में पूरा जायोनी गुट है जो रूस से लड़ने में अपने संसाधन बर्बाद करने के इच्छुक नहीं है, और जो ईरान से लड़ना और उसे तबाह करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि उस स्तर पर विरोध होने का तथ्य हमें यह भी बता सकता है कि आने वाले महीनों में ट्रंप के खिलाफ काम करने और उन्हें बदनाम करने की स्थिति में कौन है, और कौन फिर से सत्ता में आना चाहता हो सकता है, क्योंकि शायद वे कहें ठीक है ईरान के साथ कोई नया JCPOA कर लेते हैं, उस बात को दबा देते हैं और अपना ध्यान फिर से यूक्रेन और रूस की तरफ मोड़ देते हैं। और मेरा विश्वास है कि आखिरकार सिटी ऑफ लंदन ही हमेशा नियंत्रण में रहती है। The city of London is in the end always in charge, and it's strange. I think it's और ये अजीब है। difficult to trace. मुझे लगता है कि वहां से कमांड और कंट्रोल की पदानुक्रम को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है कि वास्तव में नियंत्रण वैध सरकारी ढांचों के हाथ में नहीं है। दरअसल युवाल अवीव के साथ ये दिलचस्प इंटरव्यू है। उसमें वह साफ तौर पर कह रहा है कि एक समानांतर सरकार है जो वास्तव में नियंत्रण में है और ट्रंप नियंत्रण में नहीं है। वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वह उसका हिस्सा है। स्टोर विलम विन टफ ले स्पोर्ट फिचरी मैर आभास जिरकल लेने की कभी किसी समय वो उसका हिस्सा थे,
क्योंकि उन्होंने उसे अपने कुछ विशेष ऑपरेशन करने के लिए नियुक्त किया। Special operations for them, but then if you listen very carefully, लेकिन फिर a lot of what he says, अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो उसकी कही बहुत सी बातें ये संकेत देती हैं कि वह अब भी उसका हिस्सा है और शामिल लोगों को जानता है। और वह ट्रंप के बारे में कुछ तिरस्कार से बोलता है कि हाँ, ट्रंप तो एक मजाक जैसा है, वह दरबारी विदूषक जैसा है जो मीडिया को व्यस्त रखने और जनता का ध्यान खींचने के लिए वहां है, जबकि असली काम बड़े लोग कर रहे हैं। और वह यह भी कहता है कि जिन विशेष अभियानों में वह शामिल रहा है उनके एक हिस्से का संबंध ईरान से था, ईरानी परमाणु कार्यक्रम से था, ईरानी अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म करने से था। इसलिए मेरा मानना है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसे शायद कुछ कड़ी पूछताछ के दायरे में लाया जाना चाहिए तो मैं इस आदमी को उसमें शामिल करूंगा। वो इस समय कहाँ है? क्या वो अभी भी इजराइल में है या लंदन में? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि वो न्यूयॉर्क में है। मेरा ख्याल है कि वह अमेरिका में, वो अमेरिकी नागरिक है। इसमें पूरी कहानी है कि वह अमेरिकी नागरिक कैसे बना, मोसाद छोड़कर कैसे भागा और वे उसे वापस लाने की कोशिश कैसे करते रहे, लेकिन फिर वह उनका मुकाबला करने में कामयाब रहा, वगैरह वगैरह। वैसे आपको पता है वही आदमी है। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म म्यूनिक याद है? हाँ, तो म्यूनिक युवाल अवीव की कहानी पर आधारित थी। सच में तो वही आदमी है। ओ मेरे भगवान। Oh my God. It's a Stanley. Yeah, it seems that he's pretty high up, but हाँ, ऐसा लगता है कि वह काफी ऊंचे पद पर है, लेकिन आप जानते हैं फिर भी शायद प्रबंधकीय स्तर पर ही है, क्योंकि वह बताता है कि इस छाया सरकार में कौन लोग हैं, और वह जॉर्ज बुश सीनियर और डिक चेनी जैसे लोगों का नाम लेता है, और वह कहता है कि दरअसल डिक चेनी ही मुझे भर्ती करके लाए थे और उन्हीं ने मुझे ये खास जिम्मेदारियां संभालने के लिए शामिल किया था। फिर वह किसी और का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसका कहना है कि उसे खुद भी सारे नाम नहीं पता है, लेकिन वो कहता है कि ये लोग महीने में 1-2 बार मिलते हैं और अमेरिका का भविष्य तय करते हैं। वे तय करते हैं कि क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। ट्रंप वहां जनता का मनोरंजन करने और उनके सिरों में आग लगाए रखने के लिए हैं, आप जानते हैं। catch on fire, you know. Well, I mean, हम खैर मेरा मतलब है एलेक्स, इसी वजह से हम इस चैनल पर आपको इतना पसंद करते हैं, क्योंकि घटनाओं की जो हमें चला रही हैं सचमुच भू राजनीतिक परिदृश्य को दिशा दे रही हैं। उनके बारे में आपकी समझ बहुत गहरी है, असाधारण रूप से गहरी, और ज्यादातर लोगों को तो बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं है। मेरा मतलब है वे सोचते हैं कि ट्रंप ही सब कुछ चला रहे हैं और वे इस बात से भयभीत हैं कि ये दरबारी विदूषक, मेरा मतलब है ट्रंप के लिए ये तो एक नरम शब्द है, ये मस्खरा वास्तव में प्रभारी है, और वे सोचते हैं कि शायद उसी की उटपटांग हरकतें हमें मुसीबत में डाल देंगी, लेकिन नहीं, इसे नियंत्रित करने वाला अंधकारमय हाथ है। तो एलेक्स, यहां से ये कहा जाता है। where does this go from here, Alex? I think it's going to lead to मुझे लगता है कि इससे अमेरिका और G7 के बाकी देशों में एक गहरा राजनीतिक संकट पैदा होगा, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और संभवतः कुछ दूसरे देशों में भी, शायद कनाडा में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से ये हमें आतंक के शासन के एक दौर में ले जाएगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग स्वेच्छा से सत्ता नहीं छोड़ते और वे निश्चित रूप से लोकतंत्र को अपनी योजनाओं में दखल नहीं देने देते, नहीं लोकतंत्र को सत्ता पर अपनी पकड़ के लिए खतरा बनने देते हैं। तो आप जानते हैं, अगर हम इतिहास पढ़ें, अगर इतिहास को मिसाल माने, तो वे आतंकवाद का सहारा लेते हैं, वे हत्याओं का सहारा लेते हैं, वे बहुत कठोर दमन, सेंसरशिप, हिंसा और एक तरह के ऑरवेलियन तंत्र का सहारा लेते हैं, जो अंत में मेरा मानना है हम पहले से ही आकार लेते और तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। I think we already see take shape and accelerate,
what we haven't seen yet in such large numbers, जो चीज हमने अभी तक इतनी बड़ी संख्या में नहीं देखी है plenty of वह है बहुत सी हत्याएं। But you know, for example, लेकिन मसलन जर्मनी में 1930 के दशक में जब नाजी गुट और जर्मनी के दूसरे लोकतांत्रिक विकल्पों के बीच सत्ता के लिए बड़ा संघर्ष चल रहा था, तब हजारों सरकारी अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। फिर जजों, जनरलों, पत्रकारों वगैरह को मिलाकर मेरा मानना है कि पीड़ितों की संख्या दसियों हजार में थी। और मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से ये शायद यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी आने वाला है। खैर, जर्मनी में जब एएफडी के वेस्टफेलिया में क्षेत्रीय चुनाव हुए थे, तब हमारे पास कुछ ऐसी मौतें पहले ही हो चुकी हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं हुई। चुनाव के आसपास सिर्फ कुछ हफ्तों की अवधि में बिना किसी स्पष्ट वजह के उनके 7 उम्मीदवार अचानक मर गए। in a period of just a few weeks around the election time. So, you know, I suspect that this might be part of it. तो मुझे शक है कि ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। आतंकवाद के मामले में नाटो का एक लंबा और चर्चित इतिहास रहा है। ऑपरेशन ग्लैडियो रिकॉर्ड पर दर्ज मामला है। ये कोई साजिश का सिद्धांत नहीं है। मूल रूप से यह एक आतंकवादी पहल थी जिसका इस्तेमाल खास तौर पर जर्मनी और इटली के खिलाफ किया गया और कुछ हद तक बेल्जियम में भी। उस समय यह खतरा था कि शायद ये देश, इसे क्या कहें, कम्युनिस्ट किस्म की सरकारों के अधीन आ जाएं। और फिर इटली के प्रधानमंत्री एल्डो मोरो का अपहरण भी हुआ। इटली में बोलोनिया के रेलवे स्टेशनों पर बम धमाके हुए जिनमें मेरे ख्याल से करीब 100 लोग हताहत हुए। जर्मनी में नाइट क्लबों में भी बम धमाके हुए। We had bombings of nightclubs in Germany. In 1989, we had the assassination of Alfred Herrhausen. 1989 में अल्फ्रेड हेयरहाउजन की हत्या हुई थी। वे डॉयचे बैंक के सीईओ थे और उस समय के चांसलर हेलमुट कोल के बहुत करीबी सलाहकार थे। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद हेयरहाउजन के पास जर्मनी के विकास के लिए एक बिल्कुल अलग रणनीति थी। वे चाहते थे कि जर्मनी रूस की ओर हाथ बढ़ाए और एक तरह की साझेदारी बनाए, यानी जर्मन तकनीक और रूसी संसाधन मिलकर ऐसे विकास को जन्म दें जो शायद यूरेशियाई महाद्वीप को उस तरीके से अलग ढंग से जोड़ता जैसा एंग्लो सैक्सन, कहें तो अभिजात वर्ग के मन में था। तो उन्हें हटा दिया गया। बस आप जानते हैं, उनकी कार में बम विस्फोट किया गया और वे मारे गए। इसलिए इस तरह के तरीके शायद फिर से लौटने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो वगैरह पश्चिमी देशों की ओर से। खैर, मैं कहूंगा कि शायद उन छाया सरकारों की ओर से जो strength the small of Braigi and Trance de Timerni, कितना भयानक। How horrible. How horrible. Tu Abuda. Isro Mighty Medical Malling. Makas Medical of Right Musor. खैर, लगता है कि मक्का समझौता सचमुच हो गया है और ऐसा लगता है कि आप जानते हैं, ट्रंप और इस पर कुछ बोलकर सामने आए हैं। मुझे डरासी एमफ्रेंड। I think he was embarrassed into doing so because मुझे लगता है कि उन्हें शर्मिंदगी की वजह से ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं, ये सभी देश कम से कम औपचारिक रूप से अमेरिका के सहयोगी हैं। वे सहयोगी और मित्र हैं। ट्रंप का पूरी तरह इस प्रक्रिया से बाहर होना बेहद शर्मनाक है, इसलिए उन्हें बाहर आकर कुछ कहना पड़ा। और जाहिर है, जब वह ईरान के खिलाफ युद्ध में हैं, तो वह सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की को धमकी नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें तारीफ भरी बात कहनी पड़ी। लेकिन ट्रंप ने भी ये संकेत नहीं दिया कि इसमें उनकी कोई भूमिका थी, या अमेरिका ने इसकी मध्यस्थता की, या उन्होंने खुद इसे कराया, या उनका इस पर कोई नियंत्रण है। उन्होंने बस इस बारे में ट्रूथ सोशल पर समर्थन जताने वाली एक पोस्ट कर दी। लेकिन आप जानते हैं, साफ है कि ईरान इससे घबराया हुआ नहीं है, जो दिलचस्प है। और मेरा मानना है कि ये कदम दर कदम पश्चिमी साझेदारों की भागीदारी के बिना थमो पश्चिमी एशिया लड़ेड नहीं सुरक्षा इधर नहीं। security architecture for Western Asia. And as you noted, Pakistan cooperates. और जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ बहुत करीबी सहयोग करता है, बहुत करीबी। चीन और रूस ने साफ तौर पर और खुलकर कहा है कि इस महाद्वीप को एक नए सुरक्षा ढांचे की जरूरत है,
क्योंकि पिछले 200 वर्षों से हमारे पास ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो वाली नीति रही है। एक देश को दूसरे देश के खिलाफ खड़ा करना, उन्हें लगातार युद्ध में उलझाए रखना, ताकि वे वित्तीय कर्ज और हथियारों के लिए आप पर निर्भर रहें। इस तरह पूरे क्षेत्र को लगातार खून खराबे में झोंके रखना पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों के भू राजनीतिक उद्देश्यों के अनुकूल था। और मेरा मानना है कि ये पहला, आप जानते हैं, खैर, ईरान द्वारा अमेरिका को हराने के अलावा मेरा मानना है कि ये उस सुरक्षा ढांचे की पहली बुनियादी ईंट है जो वास्तव में आकार ले रही है। और बस दुर्भाग्य से फरवरी तक समझौते को पहुंची। And other than just, unfortunately, I haven't read the text of the agreement yet. I only read the public, the. मैंने सिर्फ वह सार्वजनिक प्रेस रिलीज है जो जारी की गई थी, और वो बहुत छोटी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक वास्तविक संगठन आकार लेना शुरू कर रहा है। एक संयुक्त सचिवालय और कार्यालय बन रहे हैं, और किसी तरह की निर्णय लेने वाली पदानुक्रम भी उभरने लगी है। तो मुझे लगता है कि ये सब अच्छी बात है, क्योंकि ये सभी देश उसी क्षेत्र में हैं और उन्हें वहीं अपने पड़ोसियों, उनके अलग अलग हितों वगैरह के साथ तालमेल बिठाना है। इस विकास को वही आगे बढ़ा रहे हैं, और उनमें से किसी का भी हर समय एक दूसरे के साथ युद्ध में रहने का कोई हित नहीं है। तो मेरा मानना है कि अंततः शायद मिस्र इसमें शामिल होगा, और मेरा ये भी मानना है कि अंततः ईरान भी इसमें शामिल होगा, या कम से कम। मुझे पूरा विश्वास है कि ईरान इस नए गठबंधन के साथ सहयोग करने का कोई रचनात्मक तरीका खोज लेगा। खैर, मेरी समझ यह है कि पाकिस्तान ने पूरी प्रक्रिया के दौरान ईरान को पूरी जानकारी दी थी, और ईरान को यह भी बताया गया था कि बहुत जल्द उसे किसी न किसी हैसियत से आमंत्रित किया जाएगा। वह पर्यवेक्षक की हैसियत हो सकती है, सदस्य की हैसियत हो सकती है, या फिर आप जानते हैं, कोई महत्वपूर्ण हैसियत हो सकती है। तो जब लंदन सिटी का, या आप जानते हैं, खौफ का अड्डा खुद को उजागर कर रहा है, तब चीन, रूस, पश्चिमी एशिया, ईरान और खास तौर पर पाकिस्तान के साथ वे प्रतिरोधी शक्तियां, जैसा आपने बताया, आकार लेना शुरू कर रही हैं। तो क्या आपको इन दोनों के बीच कोई गंभीर टकराव नहीं दिखता? माफ कीजिए, किन के बीच? ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस के एक गुट के बीच, और लंदन सिटी के साथ इजराइल और जायोनिस्टों के दूसरे गुट के बीच। Israel and Zionist as a bloc. Oh yeah, absolutely. Well, that's what I believe the whole ओह conflict is हाँ, about. बिल्कुल। You know, मेरा मानना है कि पूरा संघर्ष इसी बारे में है। आप जानते हैं, 2021 से, वही साल जब जॉर्ज सोरोस दावोस गए थे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सभा में अपना आखिरी वार्षिक भाषणों में से एक दिया था। उन्होंने कहा था कि आज हम जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं वह शासन की दो व्यवस्थाओं के बीच का संघर्ष है, और मेरा मानना है कि ये व्यापक दृष्टिकोण हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये समझने की भी उम्मीद रखते हैं कि आज दुनिया में जो हो रहा है उसकी व्याख्या कैसे की जाए, और मूल रूप से जॉर्ज सोरोस और दूसरे लोग इस संघर्ष को खुली और बंद समाज व्यवस्थाओं के बीच के संघर्ष के रूप में पेश करते हैं। या फिर आप जानते हैं, ज्यादातर दूसरे लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्रों और निरंकुश व्यवस्थाओं के बीच का संघर्ष है, या तानाशाहियों वगैरह के बीच। लेकिन असल में ये पश्चिमी उपनिवेशवादी शक्तियों और आप जानते हैं पश्चिमी साम्राज्य के बीच का संघर्ष है, क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्य मूलतः एक ही चीज है, और बाकी पूरी दुनिया के बीच। जो भी पश्चिमी साम्राज्य के अधीन होने से इनकार करता है वही इस संघर्ष का हिस्सा है। यही संघर्ष है, और जो देश अभी अधीन होने से इनकार कर रहे हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वे बहुत दृढ़ हैं। हमारे पास रूस है, बेलारूस है, चीन है, उत्तर कोरिया है, ईरान है, क्यूबा है, वेनेजुएला है। हालांकि अब उतना नहीं, लेकिन वेनेजुएला इस सूची में था। Venezuela not so much anymore, but Venezuela was on that list. And they all understand that, और वे सभी समझते हैं कि पश्चिमी साम्राज्य जिन साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करता है
उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। इसलिए वे लगातार एकजुट होते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वे आपसी मदद, तालमेल और सहयोग को लगातार अपने अस्तित्व के लिए जरूरी मान रहे हैं, क्योंकि या तो वे मिलकर इस परजीवी से लड़ें या फिर एक एक करके निशाना बन जाएं। और जब मैं इसे परजीवी कहता हूं तो उसकी वजह यह है कि पश्चिमी शक्तियों को इन सभी देशों को सैन्य तौर पर हराने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता कि मान लीजिए नेपोलियन की तरह रूस के खिलाफ एक आक्रमणकारी सेना भेजें और फिर उसे सैन्य रूप से हरा दें, या हिटलर की तरह। उनके लिए बस इतना काफी है कि किसी तरह सत्ता परिवर्तन करवा दें। और वे ये या तो वैसे कर सकते हैं जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था, एक तरह का बेहद सफाई से किया गया अपहरण और सत्ता परिवर्तन, या फिर ये यूक्रेन जैसी रंग क्रांति हो सकती है वगैरह। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह इससे अछूता है, क्योंकि ये लोग कभी रुकते नहीं हैं। वे चीजों को अपनी जगह पर लगाने के लिए 1 या 2 दशक तक काम करने में सक्षम हैं। कौन जानता है कि वे ईरानी सरकार को गिराने की योजना कब से बना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कई वर्षों से वे ईरान के भीतर MI6, CIA और मोसाद के लोगों को जमीन पर तैनात कर रहे थे। उनके पास, आप जानते हैं, सुरक्षित ठिकाने थे, हथियारों के भंडार थे। वे ड्रोन का उत्पादन भी कर रहे थे। वे स्टारलिंक टर्मिनल वगैरह लेकर आए, तो ये सब स्थापित करने में समय लगा। फिर आप जानते हैं, आप किसी तरह के संकट का इंतजार कर सकते हैं, आर्थिक संकट का, या शायद व्लादिमीर पुतिन बीमार पड़ जाएं या उनकी मौत हो जाए। फिर आप पूरी व्यवस्था को सक्रिय करते हैं और किसी तरह के जेलेंस्की को सामने लाते हैं। और फिर आप क्या करते हैं? अगर आप जेलेंस्की का कोई रूसी संस्करण क्रेमलिन में ले आते हैं, तो आप रूस का इस्तेमाल चीन के खिलाफ उसी तरह करेंगे जैसे आप यूक्रेन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं। इसलिए इन सभी देशों का एक दूसरे का समर्थन करने और एक दूसरे के साथ सहयोग करने में अस्तित्वगत हित जुड़ा है, और मुझे लगता है कि वे इसे लेकर बहुत गंभीर हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने पश्चिमी साम्राज्य के तौर तरीकों और तरीकों को समझ लिया है, और मुझे लगता है कि अब वे इसका सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहे हैं। वे सिर्फ निष्क्रिय ढंग से उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सक्रिय रूप से पलटकर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि 2 व्यवस्थाओं के बीच ये संघर्ष आखिर तक जाना ही होगा। इसे उस मुकाम तक पहुंचना होगा जहां ये छाया सरकारें और जो भी उन्हें अपने रोजगार में रखे हुए हैं सामने आएं, और आपको उन्हें पूरी तरह, हर तरह से अधिकार विहीन करना होगा। और यहीं से बात फिर पेट्रोडॉलर और यूरोडॉलर व्यवस्था पर लौटती है, क्योंकि यही वह गोंद है जो इस पूरे राक्षस को एक साथ बांधे रखती है। Alfost Wislish Beachus. Guapko petrodollar vyavastha dhati uniwari sanctus. Ansimpor, yetitik nin to But this is not going to be sustained. Yes, but I think that collapsing is maybe too strong a word. हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ढहना शायद बहुत ज्यादा कड़ा शब्द है, क्योंकि इससे लगता है कि ये बस ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। मेरा मानना है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो रहा है, क्योंकि पेट्रोडॉलर क्या है, यूरोडॉलर क्या है? ये व्यापार पर, वैश्विक व्यापार पर आधारित है ना? उस पैसे का इस्तेमाल व्यापार के निपटान की मुद्रा के तौर पर हो रहा है। तो आपके पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, गेहूं, मक्का, सोयाबीन और इन सभी चीजों की आपूर्ति के बहुत सारे अनुबंध होते हैं, और ये अनुबंध शायद नियमित रूप से नवीनीकृत होने वाले होते हैं या शायद कई वर्षों के होते हैं। उनकी कीमत अमेरिकी डॉलर में तय होती है, वे अमेरिकी डॉलर में ही मूल्यांकित होते हैं, और उनका अपना मकसद होता है। जो कंपनियां ये कारोबार चलाती हैं, उनके अपने प्रबंधक होते हैं। आप जानते हैं, इन व्यापारिक प्रवाहों में एक तरह की जड़ता होती है। लोग इन अनुबंधों को फाड़कर उन्हें युआन में दोबारा लिखना शुरू नहीं कर देंगे,
नहीं बिल्कुल नए बैंकिंग रिश्ते बना लेंगे। आप जानते हैं, ये करने का फैसला लेना पड़ता है और आमतौर पर आप बदलाव नहीं करना चाहते। मान लीजिए आप कोई मुनाफे वाला कारोबार चला रहे हैं और बस एक फोन कॉल करना होता है। ठीक है, अगले महीने 20,000 टन की खेप लोड हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा कागजी काम होता है। इसे चलाने के लिए काफी जानकारी और विशेषज्ञता चाहिए। आपको जहाज चार्टर करने होते हैं, चार्टर पार्टीज तैयार करनी होती हैं, जहाजों पर माल लादना होता है, बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, यानी दस्तावेजों का पूरा ढेर होता है। हाँ हाँ हाँ। इसका लेन देन उन बैंकों के जरिए होता है जो सौदे को वित्त देते हैं, क्योंकि किसी के पास मान लीजिए $30 करोड़ के कार्गो का नकद भुगतान करने के लिए पैसा नहीं होता। आप जानते हैं, बैंकों को बीच में आना पड़ता है। इसलिए ये सारे रिश्ते ऐसे हैं कि मान लीजिए बदलाव के प्रति एक प्रतिरोध है। वे कुछ हद तक जड़ हो चुके हैं और इन रिश्तों की जगह नए रिश्तों को लेने में समय लगेगा। कंपनियां अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर उन्हें युआन में दोबारा नहीं लिखने जा रही हैं। मेरा मानना है कि इसके लिए नई कंपनियां, नए कारोबार ही आगे आएंगे और पुराने कारोबारों को पीछे धकेलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक पुराने तरीके और पुराने रिश्ते हमें गेहूं, मक्का, गैस, तेल वगैरह की ज्यादातर आपूर्ति देते रहेंगे, तब तक अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यूर निपटान मुद्रास्फीति में अपनी जगह बनाए रखेगा और इस स्टाइलिश प्यूरो डॉलर। And that means primarily petrodollar and eurodollar. But over time, लेकिन समय के साथ मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। ये कमजोर होता जाएगा और जो चीज इस प्रक्रिया को तेज करेगी वो महंगाई होगी, क्योंकि महंगाई, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई फिर से तेजी से बढ़ेगी। शायद ये फिर से 2 अंक तक पहुंच जाए। और मेरा मानना है कि जैसे ही अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति कम होने लगेगी, पुराने संबंधों को बदलने और नए संबंध बनाने की प्रेरणा ज्यादा समझ में आने लगेगी। फिर हम शायद पूरी तरह ढहना नहीं, लेकिन एक तेज होता बदलाव देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा 5 से 10 साल का समय। मेरा भी यही अनुमान होता। मैं इतना पुराना हूं कि मुझे याद है। हाँ, आप सही हैं। ये बस एक अनुमान है, क्योंकि कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। खैर, मुझे लगता है कि ये एक समझदारी भरा अनुमान है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अनुमान है और मैं इतना पुराना हूं कि मुझे याद है। मैं यही कहने वाला था कि कभी पाउंड स्टर्लिंग की वही स्थिति थी जो आज अमेरिकी डॉलर की है, और अब पाउंड स्टर्लिंग की किसे परवाह है? लोगों को लगातार कम से कम परवाह होती जा रही है। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं। प्रथम विश्व युद्ध वह तेज करने वाला कारक था जिसने उसे गहरी गिरावट में धकेल दिया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक उसका दौर खत्म हो चुका था। तो ये लोग, मैं ट्रंप और उसे घेरे हुए गुट की बात कर रहा हूं, मेरा मतलब है वे अहंकार की स्थिति में है। और जो भी इतिहास, सभ्यताओं का इतिहास पढ़ता है, वह समझेगा कि अहंकार टिकता नहीं है। अहंकार के बारे में एक बात है, is nara utherets mit raznibesim. One thing about hubris, it always ends up, biting dust. Well, you end up flying too close to the sun. खैर, आप सूरज के बहुत करीब उड़ने लगते हैं और फिर आपके पंखों का मोम पिघल जाता है। ग्रीक इतिहास में, या कहें ग्रीक पौराणिक कथाओं में, आप उस कहानी को भी पढ़ सकते हैं उस आदमी की। उसका नाम क्या था? ओडिपस नहीं, मैं ओडिपस कहने वाला था। इकारस, जो सूरज के बहुत करीब उड़ गया था। और मुझे लगता है कि हम ये बार बार देखते हैं। यही अहंकार है और आखिरकार यही पूरे इस विशाल तंत्र को उसके अंतिम दौर में धकेल देता है। और आप जानते हैं, अंतिम दौर में वे सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते जा रहे होते हैं। और हम इसे व्हाइट हाउस की इन बैठकों में देखते हैं जहां दबंग बच्चे चर्चा कर रहे हैं, चलो बस ईरान पर परमाणु हमला कर देते हैं और मामला खत्म कर देते हैं। हाँ,
बस फर्क इतना है कि ये खत्म नहीं होने वाला। इससे तो तबाहियों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। You know, catastrophes. Yes, but Catastrophe. they don't necessarily know this. They're stupid. जरूरी नहीं कि उन्हें ये पता हो, वे बेवकूफ हैं। वे बेवकूफ है जुल्फिकार। मुझे पूरा यकीन है कि वे बेवकूफ हैं, उन्हें ये नहीं पता। और वे सोचते हैं कि वे बस ईरान को हरे कांच के पार्किंग लॉट में बदल देंगे। फिर वे जीत का ऐलान करेंगे और कहेंगे, ठीक है, अब हम फिर से नियंत्रण में हैं। मुझे नहीं लगता कि वे नतीजों के बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं, वे कुछ कदम आगे की नहीं सोचते। जैसा कहते हैं, वे चैकर्स भी नहीं खेलते। इस वक्त वे लगभग वैके मोल ही खेल रहे हैं। They pretty much play whack-a-mole at this point. Well, I could talk to you for hours, Alex. खैर एलेक्स, मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन अब हमें इसे यहीं समेटना होगा और बाकी बात अगली बार के लिए बचाकर रखनी होगी। असाधारण विश्लेषण, असाधारण समझ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाल कर आकर समझाया कि इस समय क्या चल रहा है। दरअसल भगवान न करे कल कुछ और हो जाए, मुझे शायद फिर से आपसे फोन पर बात करनी पड़े। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय के नोटिस पर आने और हमारे दर्शकों को यह असाधारण विश्लेषण देने के लिए। मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे दर्शक दुनिया भर में हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। हम उनके बहुत आभारी हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। सबस्टैक पर जाइए, नाम वही है, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। पेड मेंबर बनिए। महीने के $5 यानी एक कॉफी की कीमत के करीब आधे, और हम इस तरह का विश्लेषण हफ्ते 2 बार आपके इनबॉक्स में पहुंचाएंगे। तो एलेक्स, क्या आप आखिरी बात? So, Alex, do you want to say the final word? Well, the final word is that we should. खैर, आखिरी बात यही है कि हमें दुनिया में जो हो रहा है उसे लेकर शायद सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि किसी रहस्यमय तरीके से पश्चिमी समाजों में हमेशा से मौजूद सड़े गले बदबूदार पहलू अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और आप जानते हैं, धूप सबसे अच्छा कीटाणुनाशक होती है। दुनिया शायद हमेशा से ऐसी ही रही है, या कम से कम पीढ़ियों से ऐसी रही है। हमारा इसके सीधे सामना करना, इसे क्या कहें, परेशान करने वाला हो सकता है। ये मनोबल गिराने वाला भी हो सकता है। लेकिन ये तथ्य कि अब हम ऐसी बातें जानते हैं जो पहले नहीं जानते थे, बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, क्योंकि इससे लोगों को अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचने, अपनी स्थितियों का दोबारा आकलन करने का मौका मिलता है। और हम दुनिया में उन बदलावों को धीरे धीरे आकार लेते देख रहे हैं। मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि हम सिर्फ तभी हारेंगे अगर हम आत्मसमर्पण कर दें, अगर हम झुक जाएं, और अगर हम एप्स्टीन वर्ग को हावी होने दें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने बेटों से प्यार करते हैं, हम अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, और हम उनके लिए एक बेहतर जगह छोड़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए, ऊपर उठते रहिए, भविष्य उज्जवल है। Onwards and upwards, the future is bright. Well, on this very positive note, which I खैर, इस बेहद सकारात्मक बात पर जिससे मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। मेरा मतलब है, यही मेरा निष्कर्ष है। मैं लंबे समय तक इनके बहुत करीब रहा हूँ। उस रिश्ते पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन ये रसोई के सबसे तेज चाकू नहीं है। तो घटिया और भयानक होने के अलावा और भी जो कुछ है, ये मूर्ख भी हैं। और ये ऐसे मूर्खतापूर्ण फैसले लेते हैं जिनके नतीजे तबाही के रूप में आते हैं, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश का इराक जाना, अफगानिस्तान जाना और तालिबान पर हमला करके आखिर में तालिबान को फिर से सत्ता में ला देना। आप जानते हैं, ऐसी ही तमाम बातें। तो मैं इस उत्साह में शामिल हूँ। मैं ये सकारात्मक खबर साझा करता हूँ, और मैं अपने दर्शकों को इसी सकारात्मक बात के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी और हम ईरान को उभरते हुए देखेंगे। हम दूसरे देशों को भी उभरते हुए देखेंगे जिनमें दूसरे लोगों पर राज करने की ऐसी वर्चस्ववादी लालची इच्छा नहीं है। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद एलेक्स। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद है कि इन्फेक्टिव घटनाओं से कोरोनी जिनकी वजह टाइम से आपसे संपर्क करना पड़ता है, तो आप समझ सकें कि क्या हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।
All right, thank you. Thank you. Demorth. Hemesha इस तरह आपसे जोड़ बुश हद खुशी हुई निम्बाफिटली tinha soor. Thank मैं you. stop button Thank दबरता you. जी I'll hit the stop button.